हेलो डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 9th के मैथ्स के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हमने इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिया था। तो देखिए हमने जो है क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे। ये भी हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन ही है। तो देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है, एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 24 मीटर, 32 मीटर और 40 मीटर है। एक माली को इसके चारों ओर बाड़ और अंदर घास लगानी है। एक गेट के लिए एक तरफ 3 मीटर चौड़ा स्थान छोड़ा गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमें एक त्रिभुजाकार पार्क दिया गया है। इसकी भुजाएं 24 मीटर, 32 मीटर और 40 मीटर है। तो इसके ये आप देख सकते हैं कि इसके चारों ओर बाड़ लगाना है और इसके अंदर घास लगाना है और यहाँ पर सिर्फ 3 मीटर चौड़ा जगह छोड़ना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं। इनमें से हमें कोई 4 के आंसर करने हैं, लेकिन मैं आपको 5 ही करा देता हूँ। तो देखिए कहा गया है कि पार्क का अर्ध परिमाप क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पार्क का अर्ध परिमाप पूछा है। तो देखिए कैसे बताएंगे। पार्क हमारा ये रहा, त्रिभुज के आकार का है। तो अर्ध परिमाप हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या करते हैं हम अर्ध परिमाप यानी कि S का मान, ये हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो तीनों भुजाएं होती हैं त्रिभुज की उनको जोड़ के और 2 से भाग कर देते हैं, यानी A + B + C बटे 2 कर देते हैं। तो मान लीजिए कि A हमारा 24 मीटर है प्लस B मान लेते हैं 32 मीटर प्लस C मान लेते हैं 40 मीटर बटे में 2। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 96 बटे में क्या है 2। अब 2 से 96 को भाग करेंगे तो 48 मीटर आएगा, यानी कि इस पार्क का अर्ध परिमाप कितना है 48 मीटर। तो देखिए 48 हमारा D ऑप्शन में है। तो इसीलिए हम अपना आंसर लिखेंगे यहाँ पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा D, यानी 48 मीटर। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड को करते हैं। सेकंड में पूछा है पार्क का क्षेत्रफल क्या है। तो इस बार हमसे पार्क का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, हीरोन का सूत्र, जो कि होता है हमारा √S, S-A, S-B और S-C। तो देखिए यहाँ से ये S का मान कितना आया है, अभी हमने निकाला है, ये नहीं है हमारा, अभी हमने निकाला था S का मान। देखिए S का मान यानी कि अर्ध परिमाप तो हमारा 48 मीटर आया था। तो इसीलिए S की जगह पर हम 48 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में S यानी कि 48 माइनस A है। A, B और C क्या होती हैं, ये तीनों भुजाएं होती हैं। तो देखिए हमें तीनों भुजाएं पता है, पहली 24 मीटर, दूसरी 32 और तीसरी 40 मीटर। तो इसीलिए A की जगह पर हम तीनों में से कोई सी भी भुजा लिख सकते हैं। तो हम A की जगह पर लिख देते हैं 24। ठीक है, फिर S माइनस B यानी कि S का मान 48 माइनस इस बार B जो है, B को हम मान लेते हैं दूसरी भुजा जो कि 32 मीटर है, और तीसरी S माइनस C यानी कि 48 माइनस C हम ले लेते हैं तीसरी भुजा जो कि 40 मीटर है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 48 में से 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा 24। तो यहाँ पर लिख देंगे 24। फिर 48 में से 32 घटाएंगे तो ये बचेगा 16। 48 में से 40 घटाएंगे तो 8। अब इनके हम क्या करेंगे, ये हमारा 8 है। तो देखिए यहाँ से इनके हम गुणनखंड लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ पर ये 48 है, तो 48 को हम इस तरह से लिखेंगे ताकि इसके इन सब के जोड़े बन जाएं। तो देखिए 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4, 4 चौक 16 और गुणा में 3। तो 4 चौक 16, 16 तिया 48 हो गया। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 2, 3 दूना 6 और गुणा में 4। तो 3 दूना 6, 6 चौक 24 हो गया। इसी तरह से 16 को हम 4 गुना 4 लिख सकते हैं, और ये जो हमारा 8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 4, 2 चौक 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 का एक जोड़ा बन गया, तो इसको हम वर्गमूल से बाहर एक बार लिखेंगे। 3 का भी बन गया, इसको भी एक बार,
और ये देखिए 2 2, इसका भी जोड़ा बन गया, इसको भी एक बार, ये 4 का एक और बन गया, इसको भी एक बार, और ये 4 का एक और बन गया, इसको भी। तो अब इनका गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 का 4 में गुणा करेंगे, 24 चौक 96, 96 का फिर हमें 4 में गुणा करना है। तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 9 36 और 2 38। तो ये आ रहा है हमारा 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो पूछा गया था पार्क का क्षेत्रफल वो 384 मीटर स्क्वायर है, जो कि बी ऑप्शन में है। इसीलिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 384 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा है 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने की लागत। तो इस बार हमसे पूछा है कि घास लगाने की लागत, तो घास जो है वो पार्क के अंदर लगेगा, तो अंदर लगाना है घास, तो इसीलिए जो पार्क का क्षेत्रफल है, पार्क का क्षेत्रफल 384 मीटर स्क्वायर है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमें दर दिया गया है 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का दर, तो 20 का हम इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा जो है घास लगाने की लागत आ जाएगी। तो देखिए गुणा कर लेते हैं, 384 और 20 का इसको हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6, 3 दूना 6 और 1 7 और ये 0, 7680 और ये हमारा रुपए, यानी कि इतनी लागत आएगी जो पार्क है उसके अंदर घास लगाने की लागत। ठीक है, तो 7680 हमारा बी ऑप्शन में है, तो इसीलिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं थर्ड का बी, बी में क्या दिया हुआ है 7680 रुपये, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7680। तो ये हो गया थर्ड। अब इसके बाद देखिए फोर्थ को करेंगे। फोर्थ में कहा गया है कि 30 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने की लागत है। तो देखिए जो बाड़ है वो जो पार्क है उसके चारों तरफ लगेगा। ये देखिए हमारा जो है पार्क है, तो इसके चारों तरफ ऐसे बाड़ लगेगा, तो इसकी लागत अब हमसे पूछी गई है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर गेट बना हुआ है, तो यहाँ पे तो बाड़ नहीं लगेगा गेट के सामने, तो ये जो गेट है इसकी चौड़ाई 3 मीटर है, यानी कि 3 मीटर को छोड़ के बाकी पूरे में बाड़ लगाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरा जो है ये हमारा क्या होता है, ये होता है परिमाप। तो परिमाप निकाल के और उसमें से अगर इतना हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो बाड़ है वो कितना जगह लगाना है, यानी कि कितनी दूरी में लगानी है। तो इसीलिए अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमसे कहा गया है कि 30 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने की लागत। तो इस बार देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। हमें जो है अर्ध परिमाप का मान हमने निकाला था 48 मीटर, यानी कि जो पार्क है उसका अर्ध परिमाप 48 मीटर आया था। तो अर्ध परिमाप का मतलब कि उसका आधा परिमाप, तो पूरा परिमाप जब निकालेंगे तो वो इसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि 96 मीटर। तो लेकिन हमें जो है इस पार्क में इस पूरे में नहीं लगाना है, यहाँ पर 3 मीटर छोड़ना है। तो इसीलिए जो हमारा ये पूरा परिमाप आया है 96 मीटर, इसमें से हम जो 3 मीटर है वो घटा देंगे, तो ये बचेगा हमारा 93 मीटर। तो अब इस 93 का हम गुणा कर देंगे जो दर दिया गया है 30 इसमें, तो 93 गुणा 30, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 और ये 0, यानी कि 2790 ये हमारा आंसर आ रहा है। तो 2790 ये हमें सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन राइट है, यानी कि 2790 रुपये। तो ये हो गया फोर्थ का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए लास्ट फिफ्थ पार्ट, इसमें हमसे कहा गया है कि पार्क की सबसे छोटी भुजा पर बनाए गए शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो देखिए एक बार हम यहाँ पर जो ये पार्क है इसको बना देते हैं। ये हमारा पार्क जो है कुछ इस तरह से दिया गया है, ये हमारा 40 मीटर है, यहाँ पर गेट बना हुआ है, ये 24 मीटर है और ये 32 मीटर है। तो हमसे कहा गया है कि देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि पार्क की सबसे छोटी भुजा पर बनाए गए शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो पार्क की सबसे छोटी भुजा हमारी ये है, तो इस पर शीर्ष लंब बनाना है। शीर्ष लंब हमारा
कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो अब जो ये शीर्ष लंब है इसकी हमसे पूछा गया है कि लंबाई कितनी होगी। तो देखिए इस शीर्ष लंब की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमारा इस तरह से त्रिभुज हो और उसकी ये हमें शीर्ष लंब दी गई हो, यानी कि ये हमारी ऊंचाई होती है, हाइट, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का हमारा एक और सूत्र होता है जो कि होता है हमारा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, लेकिन इसका क्षेत्रफल तो हमें पहले से ही पता है, हमने अभी निकाला था। देखिए पार का क्षेत्रफल हमने 384 मीटर स्क्वायर निकाला था। तो ये हमारा क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, इसके बराबर में हम लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल जो कि 384 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ से ये 1/2 गुना बेस यानी कि आधार देखिए ये हो जाएगा जिस पर ये शीर्ष लंब बना हुआ है। तो ये इस 24 मीटर पे बना है, इसीलिए बेस हमारा 24 गुना में हाइट यानी ऊंचाई, ये हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। तो इसको एज इट इज लिख देंगे बराबर 384। अब ये 2 एकम 2, 2 के पाड़े से 12 बार में कटेगा, तो h का मान निकालेंगे। तो ये 384 ये 12 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये दोनों देखिए 12 से इसको भाग कर देंगे, 12 एकम 12, 12 तिया 36 और ये 12 दूना 24, यानी कि h का मान हमारा 32 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है ये हमारा 32 मीटर हो जाएगा। तो देखिए 32 हमारा डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए जो हमारा 5th क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 32 मीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसको कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है एक गांव में एक बड़ा बिजली का खंभा पीसी था, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये रहा चित्र। तो आगे कहा गया है कि इस खंबे को 10 मीटर लंबाई के मजबूत तार से बांधा गया। एक बार इस खंबे पर बड़ी चिंगारी निकली जिससे तार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। आमतौर पर किसी भी छोटी सी खराबी को रस्सी की मदद से ठीक किया जाता था, जिसे बिजली ठीक करने वाले अपनी साइकिल पर रखते थे। इस बार बिजली ठीक करने वालों को 10 मीटर लंबी सीढ़ी की जरूरत है ताकि वे खंबे पर बिंदु P तक पहुंच सके। सीढ़ी रेखा AC के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा आकृति कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब इस आकृति को जो है मैं अच्छे से मैथमेटिकली बना देता हूँ। तो देखिए इसमें हमारा जो है सबसे पहले एक खंबा है, तो ये मान लीजिए कि हमारा खंबा है जो कि इसका नाम हमें दिया गया है PC। इसके अलावा ये जो है यहाँ पर ये जमीन हो जाएगा जिस पर ये खंबा है। तो इसके बाद इस खंबे को जमीन से इस तरह से रस्सी से बांधा गया है, तो ये रस्सी हो जाएगा जो कि 10 मीटर लंबी हमें कहा गया है, यानी कि इस रस्सी की लंबाई 10 मीटर है। और इसके अलावा इस खंबे पर इधर से जो है यहाँ पर ये भी जमीन हो जाएगा। तो इस जमीन से इस खंबे तक एक सीढ़ी इस तरह से लगाया गया है, और ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई भी 10 मीटर ही है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमसे कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा है PC जो कि खंबा है, तो ये बिल्कुल सीधा है जमीन पर, यानी कि इधर भी और इधर भी दोनों तरफ 90-90 डिग्री के कोण बनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा बन गया। इसके अलावा ये A लिखा गया है तो यहाँ पर ये A हो जाएगा, और ये B है तो यहाँ पर ये B हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ आकृति बन रहा है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए कैसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा कहा गया है कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला कहा गया है कि त्रिभुज PAC और त्रिभुज PBC में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है। तो देखिए त्रिभुज PAC ये है और त्रिभुज PBC ये है, तो इन दोनों त्रिभुज में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है। देखिए ये रही PC जो भुजा है ये उभयनिष्ठ है, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में भी ये वाली भुजा है और इस वाले त्रिभुज में भी ये वाली भुजा है। तो इसीलिए जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 है इसका फर्स्ट जो पार्ट है इसका देखिए PC हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, तो PC A ऑप्शन में है, यानी कि फर्स्ट का हमारा A ऑप्शन राइट हो जाएगा PC। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है
कि आकृति में त्रिभुज PAC और त्रिभुज PBC किस सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम है। तो देखिए त्रिभुज PAC यानी कि ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज PBC यानी कि ये वाला त्रिभुज दोनों जो है वो सर्वांग सम है। तो किस नियम से सर्वांग सम है ये हमसे पूछा है। तो देखिए इस वाले त्रिभुज में यहाँ पर हमारा ये क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो ये समकोण हो गया। समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण, जिसे हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये हमारा समकोण यानी कि राइट एंगल, ये हाइपोटेनस और ये हमारा हो जाएगा साइड, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड यानी कि RHS। ये वाला सर्वांग समता नियम लग रहा है और इस सर्वांग समता नियम से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है। इसमें भी देखिए ये राइट एंगल बन रहा है, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस और ये हो जाएगा साइड। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो है ये दोनों त्रिभुज RHS सर्वांग समता नियम से क्या है, सर्वांग सम है। तो इसीलिए अब हम जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर लिखेंगे जो कि A हो जाएगा यानी कि RHS से। तो ये हो गया सेकंड का सॉल्यूशन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड को करते हैं। थर्ड में कहा गया है आकृति में त्रिभुज PAC और त्रिभुज PBC में कौन से कोण समान है। तो देखिए त्रिभुज PAC और त्रिभुज PBC दोनों में कौन से कोण समान है। सबसे पहले देखिए ये जो कोण है ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री का ही होगा क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो इसीलिए ये 60 तो ये भी 60। अब देखिए दोनों त्रिभुज में कौन से कोण जो है वो समान है। तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है सबसे पहले कोण A बराबर कोण X। तो कोण A हमारा ये है, कोण X इसमें कौन सा है। देखिए आकृति में जो है हमें कहा गया है कि ये वाला जो कोण है ये देखिए X लिखा गया है और ये वाला Y लिखा गया है, यानी कि इसमें हमारा ये जो है ये X है और ये Y है। तो हमसे पहला ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है देखिए कोण A बराबर कोण X। तो क्या ये दोनों कोण समान हैं, कोण A और कोण X ये तो इसी वाले त्रिभुज में आ रहा है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड देखिए कोण B बराबर कोण X। तो कोण B हमारा ये है और कोण X ये है, तो क्या ये दोनों समान है। देखिए ये हमारा जो है ये 90 है, इस वाले त्रिभुज में ये 60 है, तो 90 और 60 150। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 के होते हैं। ऐसे ही इसमें ये 90 ये 60 150 हो गया, तो ये भी हो जाएगा 30। तो देखिए हमसे कहा गया है सेकंड में कि कोण B बराबर कोण X। तो क्या कोण B और कोण X समान है, नहीं है, इसीलिए B हमारा ये भी गलत है। कोण B बराबर कोण Y, कोण B ये रहा, कोण Y ये रहा, क्या ये दोनों समान है, नहीं है। लास्ट हमारा रह गया ये D, तो यही राइट होगा। कहा गया है कोण ACP बराबर कोण BCP। तो देखिए कोण ACP यानी कि ये वाला, कोण BCP यानी कि ये वाला, तो दोनों समान है क्योंकि दोनों समकोण है। तो इसीलिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसका D ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि कोण ACP बराबर कोण BCP। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ACP बराबर कोण BCP। तो ये हो गया थर्ड का सॉल्यूशन। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ में क्या कहा गया है कि कोण BPC का क्या मान है। तो कोण BPC इस कोण का मान हमसे पूछा है, कोण BPC यानी कि ये वाला कोण। तो ये देखिए हमने पहले से ही निकाल रखा है 30 डिग्री, तो इसीलिए हमारा 30 डिग्री A ऑप्शन में है, तो फोर्थ का A ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं फोर्थ का A ऑप्शन यानी कि 30 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ में देखिए कहा गया है कोण APC का मान क्या है। तो कोण APC ये भी हमने निकाल लिया है 30 डिग्री, तो इसीलिए इसका भी 30 आंसर हो जाएगा यानी कि A ऑप्शन। तो यहाँ पर अब हम फिफ्थ का आंसर लिख लेते हैं A ऑप्शन यानी कि 30 डिग्री। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या कहा गया है, अनिल नई दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में गणित के शिक्षक हैं। आवधिक परीक्षा 3 के बाद उन्होंने कक्षा 9 के सभी छात्रों के अंक एकत्र किए
उन्होंने देखा कि छात्रों द्वारा प्राप्त न्यूनतम अंक और उच्चतम अंक क्रमशः 2 और 59 है। वह एकत्रित अंकों का उपयोग करके बारंबारता वितरण तालिका तैयार करते हैं और तालिका का उपयोग करके आयत चित्र बनाते हैं, जैसा कि संलग्न आकृति में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक आयत चित्र बना हुआ है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए कैसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में पूछा गया है कि वर्ग अंतराल की वर्ग चौड़ाई कितनी है, यानी कि जो यहाँ पर ये वर्ग अंतराल यानी कि ये जो आयत चित्र बना हुआ है इसकी चौड़ाई हमसे पूछा है। तो देखिए ये जो नीचे एक्स अक्ष पे है ये पूरा क्या है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनके अंक है, और ये जो वाई अक्ष है इस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 0 से 10 है, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस तरह से। तो कितनी कितनी का गैप है, 10-10 का, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, यानी कि वर्ग अंतराल की जो वर्ग चौड़ाई है वो 10-10 है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के फर्स्ट का आंसर जो है वो बी है, यानी कि 10। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड में पूछा है कि आयत चित्र में छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो अब इसको ध्यान से देखना, छात्रों की कुल संख्या पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 0 से 10 अंक लाने वाले कितने छात्र हैं, ये देखिए ये है 2 छात्र, तो सबसे पहले 2 लिख लेते हैं। इसके बाद 10 से 20 अंक जो लाने वाले छात्र हैं वो कितने हैं, ये देखिए ये हमारा है 10 के सामने, यानी कि ये 10 हैं। इसके बाद 20 से 30 अंक लाने वाले कितने छात्र हैं, ये देखिए ये किसके सामने है, तो ये हमारा 20 और 22 के बीच में है, यानी कि 21। इसके बाद 30 से 40 अंक लाने वाले कितने छात्र हैं, तो ये देखिए ये किसके सामने है, तो ये हमारा है 19 के सामने है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 19। इसके बाद 40 से 50 अंक लाने वाले कितने छात्र हैं, तो देखिए ये हैं 7 छात्र हैं। इसके बाद 50 से 60 अंक लाने वाले कितने छात्र हैं, तो ये हमारे हैं सिर्फ 1 छात्र है। अब ये कुल छात्र हैं तो इनको हम क्या करेंगे कि अब जोड़ देंगे, तो यहाँ पर इस तरह से प्लस का निशान लगाएंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा 2, 1 3 और 9 12, 7 19 और 1 20, तो 20 का 0 हासिल 2 और 1 और 2 3, 1 4 और 2 हासिल 6, यानी कि कुल कितने छात्र हैं 60 हैं। तो इस तरह से हम पता करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड है पूछा गया है कि छात्रों की कुल संख्या, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 60 छात्र हैं कुल। तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड का आंसर लिखेंगे डी, यानी कि 60। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि कितने छात्रों ने 50% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखिए इसका आंसर कैसे बताएंगे हमसे पूछा है कि 50% या उससे अधिक अंक कितने छात्रों ने प्राप्त किए हैं। तो देखिए जो पेपर है वो कुल 60 नंबर का है, ठीक है, तो हमारा जो है 60 का 50% कितना होगा, यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ में कहा गया है कि कितने छात्रों ने 50% और उससे अधिक अंक प्राप्त किया। तो हमें जैसा कि पता है कि जो पेपर है वो कुल 60 नंबर का हुआ है, तो 60 का 50% कितना होगा, यानी कि 50% कितना होगा, तो 60 का आधा कर देंगे, यानी कि 30 होगा। तो हमसे यही पूछा गया है कि कितने विद्यार्थियों के 30 या उससे अधिक अंक आए हैं। तो 30 के इधर इधर जितने भी है इन सबको हम गिन लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 30 से 40, तो 30 से 40 हमारे कितने हैं 19 छात्र हैं। इसके बाद 40 से 50, तो ये कितने हैं 7 हैं। फिर 50 से 60 कितने हैं, सिर्फ 1 है। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, तो 19 और 1 20, 20 और 7 27, यानी कि 27 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 50% या उससे अधिक अंक आए हैं। तो देखिए यहाँ पर 27 हमारा डी ऑप्शन में है, तो इसीलिए जो थर्ड क्वेश्चन है इसका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, थर्ड का डी, यानी कि 27। अब इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ को देखिए, इसमें कहा गया है कि कितने छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए। तो इस बार हमसे पूछा है 50% से कम अंक। तो देखिए ध्यान से, हमारा जो है
50% से कम बोला है, तो 50% 30 है, तो इससे कम कम यानी कि इसके इधर वाले जितने छात्र हैं इनको हमें गिनना है। या फिर इसका एक और आसान सा तरीका ये है कि कुल जो विद्यार्थी हैं वो 60 हैं, तो 60 में से 27 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है, तो 60 में से इनको घटा देंगे, तो ये बचेगा हमारा 33, यानी कि 33 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो इसीलिए जो फोर्थ है उसका आंसर हो जाएगा 33 यानी कि सी। तो यहाँ पर लिख देते हैं फोर्थ का सी यानी कि 33। तो ये हो गया फोर्थ का सॉल्यूशन। अब देखिए लास्ट फिफ्थ को करेंगे। इसमें कहा गया है कि एकत्रित अंकों का परिसर क्या है, तो इस बार हमसे परिसर पूछा है। तो परिसर कैसे बताते हैं हम, इसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारा सबसे ज़्यादा डाटा होता है यानी कि जो सबसे बड़ा आंकड़ा होता है, सबसे बड़ा हमारा क्या था 59, तो उसमें से सबसे छोटे को हम घटा देते हैं। सबसे छोटा अंक कितना था 2, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अंक है 59 उसमें से सबसे कम अंक को घटा देंगे यानी कि 2 को। तो 59 में से 2 को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 57, यानी कि परिसर हमारा कितना है यानी कि रेंज, तो ये है 57। तो इसीलिए हमारा फिफ्थ का कौन सा आंसर हो जाएगा ए यानी कि 57। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ से हमारा पार्ट बी यानी कि भाग ब स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए इसको भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है रिक्त स्थान भरिए। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट देखिए कहा गया है कि a का मान 2 + √3 है, तो 1/a का मान हमसे पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। हमें क्या कहा गया है कि हमें a का मान 2 + √3 दिया हुआ है, तो हमसे 1/a का मान पूछा है। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब 1/a का मान पूछा है तो इसको पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 1/a, इसको भी पलटना पड़ेगा 1/2 + √3। अब यहाँ पर नीचे जो है इसमें हमारा रूट आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए हर का परमेकरण कर देंगे। तो कैसे करते हैं, गुणा कर देते हैं नीचे वाले से, लेकिन निशान चेंज हो जाता है, तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। नीचे भी यही लिखेंगे 2 - √3। अब देखिए 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा 2 - √3 बटे में ये a + b a - b के रूप में है, तो बराबर में होता है a² - b²। a का मान है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b का मान है √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अब ऊपर वाला एज इट इज लिखेंगे 2 - √3 बटे में 2 का स्क्वायर 4, यहाँ इससे ये कट जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो ये बचेगा सिर्फ 3। तो यहाँ से ये 2 - √3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो नीचे हम 1 लिखते ही नहीं है, तो 2 - √3 ये हमारा आंसर है, यानी कि यहाँ पे आएगा 2 - √3। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा हमारा 2 - √3। अब इसके बाद देखिए सेकंड में हमसे क्या कहा है कि बिंदु P -4 - 3 की x अक्ष से लांबिक दूरी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको करके समझाता हूँ। हमसे कहा गया है कि जो बिंदु P है -4 - 3, इसकी x अक्ष से लांबिक दूरी पूछी गई है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं, ये होता है हमारा y, ये x, यहाँ पर 0, और यहाँ पर देखिए -4 - 3 है, तो 0 के इधर ये -1 होता है, -2 -3 -4 -5। इसी तरह से y अक्ष पे भी ये -1 -2 -3 -4। अब हमें दिखाना है -4 -3, तो x अक्ष पे -4 ये रहा और y अक्ष पे -3 ये रहा, तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि x अक्ष से लांबिक दूरी, यानी कि ये जो बिंदु है ये इस x अक्ष से कितनी दूरी है। तो देखिए कितनी दूरी पर है ये हमारा है, यहाँ से देख लीजिए 1 2 3, यानी कि 3 इकाई की दूरी पे है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3।
ठीक है, माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि दूरी हमसे पूछा है, तो दूरी माइनस में नहीं होता है, तो इसीलिए ये जो सेकंड है इसका आंसर हो जाएगा 3। तो हमारा जो सेकंड है इसका आंसर हम लिखेंगे 3। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समकोण त्रिभुज में डैश सबसे लंबी भुजा होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि एक जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें सबसे लंबी भुजा ये होती है जिसे हम कर्ण कहते हैं। तो इसीलिए हमारा जो थर्ड है इसका आंसर हो जाएगा कर्ण। इसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ में हमसे क्या पूछा है कि हीरोन सूत्र के अनुसार किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश होता है। तो क्या होता है, हीरोन के सूत्र आपको पता होगा जिससे हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये होता है हमारा अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें हमसे कहा गया है कि सत्य तथा असत्य बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए 6 मापदंडों, 3 भुजाएं और 3 कोण में से कोई भी 3 मापदंड बराबर होने चाहिए। तो ये तो हमारा असत्य है बिल्कुल, क्योंकि साफ साफ हमें कहा गया है कि कोई भी 3 मापदंड बराबर होने चाहिए। तो ये गलत क्यों है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा ये एक त्रिभुज है जिसके हमें तीनों कोण पता है, और इसके अलावा मान लीजिए कि एक ये त्रिभुज है, इसके भी तीनों कोण हमें पता है, और इसके तीनों कोण और इसके तीनों कोण बराबर हैं। तो क्या हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कोण के आधार पर हम किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि इसकी देखिए, इसका जो साइज है वो बड़ा है, इसका साइज छोटा है। तो सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि साइज और जो शेप होता है वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो दोनों का साइज अलग अलग है, इसीलिए ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी 3 मापदंड बराबर होने चाहिए, ये हमारा जो बोला गया है ये गलत बोला गया है। तो इसीलिए ये हमारा फर्स्ट जो है वो असत्य होगा। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका फर्स्ट, इसका आंसर लिखेंगे असत्य। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब देखिए सेकंड में बोला है कि 0.3 इसके ऊपर बार लगा है और 0.5 इसके ऊपर भी बार लगा है, का योग 0.8 बार है। तो देखिए ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 0.3 बार प्लस 0.5 बार, योग का मतलब प्लस, तो इनका योग करेंगे तो 0.8 बार ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड का हमारा सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम जो सेकंड है इसका आंसर लिखेंगे सत्य। इसके बाद थर्ड देखिए, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्णांक के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो इसको समझिए पहले ध्यान से। हमसे कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्णांक के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको पूर्णांक पता होना चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3, इसी तरह से आगे भी, और इसके पहले -1, -2, -3, इसी तरह से इधर भी। तो ये सारे क्या होते हैं? पूर्णांक। तो हमसे कहा गया है कि जितनी भी परिमेय संख्या है क्या सभी को पूर्णांक के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, जैसे 5/2 है, ये हमारा एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसको ये जो है इसको हम पूर्णांक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब हम 2 से 5 को भाग करेंगे तो ये हमारा 2.5 आएगा। तो ये तो पॉइंट में आ रहा है, लेकिन पूर्णांक तो पॉइंट में नहीं होता। इसीलिए जो ये बोला गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्णांक के रूप में दर्शाया जा सकता है, ये गलत बोला गया है। इसीलिए हमारा जो थर्ड है इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये हमारा थर्ड हो गया। अब इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है इसका वो करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में देखिए हमसे क्या कहा गया है। फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। तो इसको देखिए ध्यान से, हमसे कहा गया है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। जैसे ये एक रेखा है, तो ये रेखा के समांतर मैंने ये एक रेखा खींचा, इसके समांतर मैंने एक और ये खींच दिया, इसके समांतर मैंने एक यहाँ पर भी खींच दिया। तो ये जो रेखाएं, ये वाली, ये और ये, इसके समांतर मैंने खींचा है।
तो क्या ये चारों जो रेखाएं हैं ये आपस में समांतर नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई हैं। तो इसीलिए ये जो हमारा फोर्थ है ये सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर अब हम लिख देंगे, जो फोर्थ है ये हमारा क्या है? सत्य। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला है कि सरल कीजिए, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये बहुत ही इजी है, देखिए कैसे करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से है। हमें दिया गया है 12 की घात 2/3 गुणा में 5 की घात 2/3। तो इसमें देखिए कि आधार दोनों के अलग अलग हैं, घातें एक जैसी हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम कि जो आधार है उनका हम गुणा कर देते हैं और जो घात एक जैसी हैं इनको एक बार लिख देते हैं। तो 12 पंजे ये हो जाएगा 60, इसकी घात है 2/3। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का 60 की घात 2/3। तो ये जो है यहाँ से हमें देखिए बोला गया है कि 23 से 28 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो इसमें हमें ये जो है करके दिखाना पड़ेगा आंसर शीट में, क्योंकि ये हमारा MCQ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको इस तरह से करके दिखाना पड़ेगा आंसर शीट में। तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोला है दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये रहा हमारा आकृति, इसमें ये जो x है इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो देखिए बहुत ही इजी है, कैसे करेंगे। यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है 110, तो ये भी हमारा x का मान 110 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 24 में x का मान है, x का मान हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये 110 है तो x का मान भी 110 होगा। इसका रीजन लिखेंगे हम कि ये हमारा एकांतर अंतः कोण है। तो ये हो गया जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हमें अथवा में भी दिया गया है, यानी कि आप इसको छोड़ के ये वाला भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बोला है कि दी गई आकृति में P का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें P का मान ज्ञात करना है। ये आकृति दी हुई है, तो ये देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 35 का दिया हुआ है। इस P का मान हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे? देखिए हमें जैसा कि पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि ये हमारा 90 प्लस ये 35 प्लस कोण ये हमारा P, तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 180 डिग्री। यहाँ पर इसका हम रीजन क्या लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए आगे 90 और 35 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125। तो 125 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा कोण P, ये 180, ये 125 इधर जाके माइनस कर दिया हमने। तो कोण P हमारा कितना आ जाएगा? 180 में से 125 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 55 डिग्री। तो कोण P का मान 55 डिग्री आ गया, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।